हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका। आज हम विक्रम सेठ की एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कविता द टेल ऑफ मेलन सिटी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कवि और कविता के इंट्रोडक्शन से, फिर कहानी के अलग-अलग हिस्सों को एक-एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो कहानी में जंप करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसके पीछे दिमाग किसका है, यानी इसके लेखक कौन है और इस कविता का बैकग्राउंड क्या है। तो इस कविता को लिखा है जाने माने इंडियन नॉवलिस्ट और पोएट विक्रम सेठ ने। उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही आसान भाषा में लिखते हैं जो सबको समझ आ जाती है। ये कविता उनकी 1981 में पब्लिश हुई कलेक्शन मैपिंग से ली गई है और इसका स्टाइल ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी एक कहानी सुनाती है, लेकिन सटायर और आयरनी का इस्तेमाल करके। सटायर का मतलब हंसी मजाक में किसी बड़ी या गंभीर बात पर चोट करना। चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एक राजा के बड़े से ऐलान से। पोएम की शुरुआत होती है एक शहर से जहां एक राजा था, और वो राजा कैसा था? जस्ट एंड प्लासिड। जस्ट का मतलब है जो हमेशा न्याय करता हो, बिल्कुल फेयर, और प्लासिड मतलब एकदम शांत स्वभाव का, जिसे जल्दी गुस्सा ना आए। ये दोनों शब्द याद रखिएगा क्योंकि आगे कहानी में इसका अजीब ट्विस्ट आने वाला है। अभय है शांत राजा के मन में एक दिन एक ख्याल आता है। वो आदेश देता है कि शहर की सबसे मेन सड़क यानी मेजर थॉरोफेयर, उसके ऊपर एक बड़ा सा शानदार सा आर्च यानी मेहराब बनाया जाए। और इसका मकसद क्या था? टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। एडिफाई का मतलब होता है लोगों को मॉरली यानी नैतिक रूप से सुधारना। राजा को लगता था कि लोग इस आर्च को देखेंगे तो वो बेहतर इंसान बनेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही दृश्य रहा होगा। राजा पूरे शान से अपनी प्रजा के सामने खड़ा है और अपने इस महान प्लान की घोषणा कर रहा है। तो प्लान तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब यहां से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक बड़े से केओस में बदल जाता है और फिर शुरू होता है द ग्रेट ब्लेम गेम। तो हुआ ये कि जब राजा उस नए बने आर्च के नीचे से गुजर रहा था तो धड़ाम, उसका मुकुट, उसका क्राउन उस आर्च से टकराकर नीचे गिर गया। आर्च थोड़ा सा नीचे बन गया था और बस इतना होते ही उस प्लासिड यानी शांत राजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गईं। वो चिल्लाया, दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो सरासर मेरा अपमान है। और गुस्से में राजा ने सीधा फैसला सुना दिया, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। जिन्होंने इसे बनाया है उनके चीफ को फांसी पर लटका दो। लेकिन चीफ भी चालाक था। उसने तुरंत इल्जाम किसी और पर डाल दिया और कहा, ओ किंग, ये मेरी गलती नहीं, ये तो वर्कमैन यानी मजदूरों की गलती थी। तो राजा ने सोचा, अच्छा मजदूरों की गलती है, ठीक है, हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। उन सबको फांसी दे दो। पर अब मजदूरों ने अपना बचाव किया। वो बोले, राजा साहब आप समझ नहीं रहे, ईंटें ही गलत साइज की बनी थी। द ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। तो अब गलती किसकी? मेसन्स की यानी राजमिस्त्रियों की, जिन्होंने ईंटें बनाई थी। राजा ने उन्हें बुलाया और वो बेचारे डर से कांपते हुए क्या कहते हैं, ये तो आर्किटेक्ट की गलती है जिसका ये डिजाइन था। तो आखिरकार ब्लेम गेम का चक्कर आर्किटेक्ट तक पहुंच ही गया। राजा ने उसे भी फांसी का हुक्म सुना दिया, लेकिन आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा होशियार निकला। उसने कहा, महाराज आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं, इसके ओरिजिनल प्लान में कुछ बदलाव वो तो आपने खुद ही करवाए थे। और ये सुनते ही सब शांत। इल्जाम घूम फिर कर वापस राजा पर ही आ गया। अब बेचारा राजा वो खुद एक बहुत ही अजीब और मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली दोषी है कौन? बिल्डर, वर्कमैन, मेसन, आर्किटेक्ट या फिर खुद राजा? क्या लगता है आपको? राजा बेचारा कंफ्यूज हो गया तो उसने सलाह मांगी। किससे? देश के सबसे बुद्धिमान आदमी से। और उस तथाकथित बुद्धिमान आदमी ने जो सल्यूशन दिया वो तो कमाल का था। उसने कहा, असली दोषी वो आर्च है, उसी ने तो क्राउन गिराया, तो आर्च को ही फांसी दे दो। अब ये सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां जो भीड़ जमा थी वो बेचैन होने लगी। लोग आपस में खुसुर-पुसुर कर रहे थे। राजा ने उनका मूड देखा और वो घबरा गया। उसे समझ आ गया कि द नेशन वांट्स अ हैंगिंग। जनता को अब बस फांसी देखनी है, चाहे किसी की भी हो, फौरन। तो अब देखिए आयरनी कैसे काम करती है। फैसला हुआ कि देश के लिए एक फांसी जरूरी है। एक ऊंचा सा फांसी का फंदा यानी नूस तैयार किया गया। फिर एक एक करके सब लोगों को नापा गया कि ये फंदा किसके गले में फिट आएगा। और कमाल तो तब हुआ जब पता चला कि वो फंदा सिर्फ और सिर्फ राजा की हाइट के हिसाब से ही परफेक्ट था। और इस तरह जनता को खुश करने के लिए अपने ही आदेश से राजा को फांसी पर लटका दिया गया। ओके, तो राजा तो मर चुका है, अब शहर को एक नए राजा की जरूरत है।
चलिए देखते हैं कि अब मंत्री लोग इस नई समस्या का क्या हल निकालते हैं। मंत्री लोग बड़े प्रैक्टिकल थे। उन्होंने सोचा ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। उन्होंने उसी वक्त एक नया कस्टम यानी एक नया रिवाज बना दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब शहर के मेन गेट से जो भी अगला इंसान गुजरेगा वही हमारा नया राजा चुनेगा। और तभी उस गेट से कौन गुजरा? एक इडियट, एक मूर्ख आदमी। गार्ड्स ने उसे रोका और पूछा, रुको, फैसला करो, अगला राजा कौन बनेगा? उस आदमी की आदत थी, उसे कोई कुछ भी पूछे उसका एक ही जवाब होता था, अ मेलन, यानी एक खरबूजा। और बस मंत्रियों ने उसकी बात को आदेश मान लिया और एक खरबूजे को लाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब यहां पर कविता का असली पंचलाइन आता है। ये प्रिंसिपल है लेजी फेयर। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका सीधा सा मतलब होता है लेट इट बी या अकेला छोड़ दो। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी में, उनके कामकाज में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती। यहां कवि इसी चीज पर एक व्यंग्य कर रहे हैं। और वहां के लोग उस मेलन किंग से बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि वो खरबूजा उनके मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। वो उन्हें शांति और आजादी यानी पीस एंड लिबर्टी के साथ जीने देता था। तो एक तरह से उस शहर में लेसे फेयर का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से काम कर रहा था। देखा आपने कितना गहरा सटायर। तो आखिर में ये कविता हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है। असल में एक अच्छा शासक, एक अच्छा रूलर होता कौन है? क्या वो जो कुछ ना करे, या फिर क्या एक शहर को सच में किसी राजा की जरूरत भी है? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।